नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारी पुलिस की दुस्साहस की कोई सीमा नहीं है और ये दुस्साहस की सीमा भी पुलिस ही तोड़ती है, नई नई सीमाएं बनाती रहती है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में जो हुआ है उसे देखने समझने के लिए अमेरिका जाना पड़े, इससे दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। किसी पर भी झूठी आतंकी धाराएं लगा देना, 10 से 20 साल तक जेलों में सड़ा देना, फर्जी एनकाउंटर कर देना, इन सब कामों को हमारी पुलिस से बेहतर कोई नहीं करता है। और ये काम भी हमारी ही पुलिस बेहतर तरीके से करती है कि अपने एक अधिकारी देवेंद्र सिंह को दिल्ली में आतंकवादी धमाका करने की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार करती है और 1 साल बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दायर नहीं कर पाती और चार्जशीट दायर नहीं करने के कारण देवेंद्र सिंह को रिहा कर दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस के अनगिनत भाषण कहीं पड़े होंगे, गिरे पड़े होंगे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये कोई अकेले उदाहरण नहीं है। जयराम और बिनिक्स के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे कहने और सुनने का आप और हम फर्ज तो अदा कर ही सकते हैं, यकीनन ये जानते हुए भी कि होना कुछ नहीं है। जयराज की उम्र 58 साल की थी और उनके बेटे बिनिक्स की 31 साल की। जयराज मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे। 18 जून की शाम 7:30 बजे सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन उनकी दुकान पर पहुंचकर शटर गिराने को कहता है। बिनिक्स मान जाता है। सब इंस्पेक्टर के जाने के बाद जयराज आते हैं और पूछते हैं कि पुलिस ने क्या कहा। इस पर जयराज कहते हैं कि दुकान तो 8 बजे बंद करनी है। वहां पर मौजूद एक पुलिस वाला कथित रूप से सब इंस्पेक्टर को जयराज की बात के बारे में बताता है। सब इंस्पेक्टर को लगा कि जयराज ने उसे गाली दी है। पहले भी जयराज और बालाकृष्णन के बीच कहा सुनी हुई थी। बालाकृष्णन ने जयराज से फ्री में मोबाइल फोन मांगा था जो नहीं दिया। 19 जून की शाम को बालाकृष्णन दुकान पर फिर आता है पुलिस की गाड़ी में। जयराज से पूछता है कि उसने कुछ कहा है तो जयराज इंकार कर देता है। बालाकृष्णन जयराज को गाली देता है और कॉलर पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठा लेता है। सांताकुलम पुलिस स्टेशन ले जाता है। बिनिक्स का दोस्त भागकर उसके पास आता है कि तुम्हारे पिता को पुलिस थाने ले गई है। बिनिक्स अपने दोस्तों के साथ थाने पहुंचता है। उसे थाने के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। पुलिस जयराज को मारने लग जाती है। थाने के बाहर खड़ा बिनिक्स अपने पिता को पीटते देखते सह नहीं पाता है। बिनिक्स और उसके दोस्त थाने के भीतर चले जाते हैं। कहते हैं कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन लेना है ले लीजिए, लेकिन बीमार पिता को छोड़ दीजिए, हम दुकान समय सीमा के बाहर नहीं खोलेंगे। पुलिस ने बिनिक्स को धर दबोचा और बाकी दोस्तों को थाने से बाहर कर दिया। इन दोस्तों के नाम हैं रवि और मणिमरन। कहानी का एक पक्ष यह भी है कि बिनिक्स अपने पिता को मार खाते देखता है तो थाने के अंदर चला जाता है। सब इंस्पेक्टर के हाथ पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर श्रीधर को गुस्सा आ जाता है कि हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई, सबको मारने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर सभी को थाने से बाहर जाने को कहता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। दोस्तों को कॉलर पकड़कर थाने से बाहर फेंक दिया जाता है, मगर दोस्त वहीं टिके रहे थाने के बाहर। 7:30 से लेकर 10 बजे तक चीखें बाहर आती रहीं, हमें मत मारो, हमें बचा लो। द लीड में छपा है कि इंस्पेक्टर 2 लोगों को बुलाता है। ये 2 लोग बिनिक्स का हाथ पकड़ते हैं। 2 लोग उसके पांव फैला देते हैं। उसे दीवार से लगाकर मारा जाने लगता है। बाप को जमीन पर बिठा दिया जाता है। आगे और भी बहुत कुछ होता है। 10 बजे रात तक पिटाई चलती रहती है। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन थक जाता है तो सब इंस्पेक्टर रघु गणेश मारने आ जाता है। रात 10 बजे के बाद पिता और पुत्र की आवाज़ थम जाती है। जब आवाज़ थम जाती है तो बाहर खड़े दोस्त जानने की कोशिश करते हैं कि भीतर क्या हुआ होगा। रात 11 बजे बाप बेटे की आवाज़ फिर से आने लगती है, इस बार पहले से कई गुना ज़्यादा। बिनिक्स के दोस्तों ने छुपकर खिड़की से जो देखा उसका हाल राहुल बता रहे हैं, जो तमिलनाडु की मीडिया में अलग अलग अखबारों और वेबसाइट में छपे हैं। चश्मदीद गवाह रवि और मणिमारन
इन दोनों का यह कहना है कि रात के तकरीबन 10 बजे इन दोनों की चीखें कुछ थमती नजर आती हैं, लेकिन उसके 1 घंटे बाद यानी रात के 11 बजे इन दोनों की ही चीखें एक बार फिर सुनाई देती हैं। इस बार रवि और मणिमारन ये दोनों ठान लेते हैं कि ये जान लें कि अंदर इनके साथ हो क्या रहा है। वहां पर एक खिड़की के जरिए जब पुलिस थाने के अंदर देखा जाता है तो ये देखते हैं कि दोनों ही बाप बेटे को निर्वस्त्र किया गया है, नंगे वो लोग लेटे हैं और उनको 5 पुलिस वाले बर्बर तरीके से पीट रहे हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल भी शामिल थे। इन दोनों को खिड़की के अंदर से झांकता हुआ देख फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हरकत में आती है। इन दोनों को पुलिस थाने के कंपाउंड से भी बाहर फेंक दिया जाता है। बाकी के जो इनके दोस्त और रिश्तेदार थे, इन सभी को वहां से निकाला जाता है। तकरीबन 500 मीटर के आसपास भी, पुलिस थाने के 500 मीटर के आसपास भी इनको भटकने नहीं दिया जाता है। अगले दिन यानी 20 जून की सुबह समय 6:15 से 6:30 बजे के आसपास एक पुलिस वाला बाहर आता है। इन दोस्तों से ये कहता है कि अपनी कोई एक निजी गाड़ी का इंतजाम किया जाए, उस गाड़ी में इन दोनों को अस्पताल लेके जाना है। 6:30 बजे बेनिक्स और जयराज ये दोनों ही लड़खड़ाती हुई हालत में खून से लथपथ पुलिस थाने से बाहर निकलते हैं। जब ये दोस्त इन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं, वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं, उनसे बैठा नहीं जाता है। तब इनको पता पड़ता है कि जो इनके पीछे का हिस्सा है यानी मूलाधार है, उधर बहुत चोटें लगी हैं और वहां से खून रिस रहा है। इनको लुंगी दी जाती है और जैसे तैसे गाड़ी में बिठा के इनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। समय हो चलता है 7 बजे। 7 बजे जो पुलिस वाला है जो इनके साथ गया है, वो वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर को ये कहता है कि इनका फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। वहाँ का जो ड्यूटी डॉक्टर है वो इनको मना कर देता है, कहता है इनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है, पहले मैं इनकी जाँच करूँगा, उसके बाद ही इसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे। बेनिक्स का एक और दोस्त राजकुमार, उसका ये कहना है सुबह के 7 बजे से लेके 12 बजे तक बेनिक्स ने 7 लुंगियां बदली हैं। सुबह के 7 बजे से लेके 11:15 तक 3 दफ़ा इनके ब्लड प्रेशर की जांच करी गई, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं नीचे उतर रहा था। इनके दोस्त और परिजन ये गुहार लगाते रहे कि इनका इलाज शुरू कर दिया जाए, इनकी जो हालत है बेहद नाजुक बनी हुई है। वहाँ का पुलिस वाला जो था उसने ये कहा, ये चोट इन्होंने खुद ब खुद लगाई है, सड़क पर लौट के इन लोगों ने खुद को चोटें पहुँचाई हैं, ये बड़े जख्म नहीं हैं, इनका खून खुद ब खुद रुक जाएगा, इलाज की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान पुलिस वाले डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनाते रहे कि इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। डॉक्टरों ने 3 इंजेक्शन और कुछ दवाएं दी हैं, तब भी इनका खून का रिसाव नहीं रुका, ना ही इनका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आया। लेकिन डॉक्टरों ने मजबूरी में, दबाव में आकर इन लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। जैसे ही पुलिस वालों के हाथ ये फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, फौरन ही जयराज और बेनिक्स दोनों को ही लेकर सातानकुलम के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पी सरवणन के घर ये लोग पहुंचते हैं। रास्ते भर पुलिस वाले बेनिक्स और जयराज दोनों को ही ये धमकाते रहे, अगर तुमने मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी जुबान खोली तो हम तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देंगे, हम तुमको जान से मार देंगे। पूरी रात जो इनकी पिटाई होती है, उस सदमे से ये बाहर ही नहीं निकल पाते हैं कि अगले दिन पुलिस वाले इनको धमकाना भी शुरू कर देते हैं। जैसे ही मैजिस्ट्रेट के घर ये लोग पहुंचते हैं, कुछ 5-6 पुलिस वाले बेनिक्स को घेर लेते हैं और कुछ 50 मीटर की दूरी से ही इनकी पेशी कर दी जाती है। मैजिस्ट्रेट ने दूर से ही इनको देखकर रिमांड ऑर्डर भी पास कर दिया। मैजिस्ट्रेट ने ना एफआईआर पढ़ा, ना इनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, ना उन पर गौर किया। रिमांड के बाद जब इन लोगों को कोविलपट्टी के सब जेल लेके जाया जा रहा था, जो कि 103 किलोमीटर दूर है, रास्ते में बेनिक्स ने अपने दोस्तों से कुछ बातें कही। बेनिक्स ने यह कहा, पता नहीं इन पुलिस वालों ने मुझे क्यों मारा, मैं बेकसूर हूं, मेरा पूरा शरीर टूट चुका है, अंग अंग दुख रहा है, मेरी आत्मा मर चुकी है, मेरी माँ को इस तमाम चीज़ों के बारे में कुछ मत बताना, मेरी माँ का ख्याल रखना, क्योंकि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन एफआईआर में पुलिस की कहानी कुछ और है। पुलिस कहानी बना रही है कि 19 जून को उसके 2 सिपाही उस इलाके में पहुंचे पेट्रोलिंग करते हुए जहां पर जयराज की दुकान थी। कर्फ्यू का समय बीत चुका था, दुकान खुली हुई थी और बेनिक्स और उसके दोस्त वहां खड़े थे। समझाने पर भी नहीं माने, पुलिस को ही धमकी देने लगे और पुलिस के साथ मारपीट की। पुलिस को चोट आई, ये कहा कि पुलिस को जान से मार देंगे। कहां सुनी हो जाती है पुलिस और लोगों में, लेकिन कहानियां इस तरह से बनाई जाती है। मैंने पहले के भी एक कार्यक्रम में कहा था कि एफआईआर और चार्जशीट लिखने में हमारी पुलिस के पास जो साहित्यिक प्रतिभा है, उसे हर साल
बुकर प्राइज या साहित्य का नोबेल प्राइज मिलते रहना चाहिए। कुछ लोग नाराज हो गए थे इस सच्चाई को सुनकर। हालांकि मैंने इसमें अपनी ही पुलिस की तारीफ की थी कि उसकी इस काबिलियत पर दुनिया फिदा क्यों नहीं हो रही है। क्या मामूली कहासुनी हो जाने के बाद थानेदार और पुलिस मिलकर थाने में बंद कर बाप और बेटे को इतना मारेंगे कि मर जाएं दोनों? उनके साथ सेक्सुअल टॉर्चर किया जाए, यौन हिंसा की जाए, इस तरह से यातना दी जाए कि उनके मरने के बाद भी बिनिक्स की बहन और उसकी मां इन बातों को याद करके भी कभी चैन से सो ना सके। कितना बुरा और गहरा मानसिक आघात किसी के भी जहन पर पड़ेगा, ये जरा सोच लीजिए तो आपको अपनी पुलिस पर भी गर्व हो जाएगा। गर्व तो आप किसी भी बात पर कर लेते हैं, जैसे बिना कुछ किए हुए भी थाली बजा लेते हैं, तो गर्व करने में आप पीछे मत हटिए। लेकिन क्या ये पुलिस इस तरह की आलोचनाओं के बाद से भी सुधर जाएगी? चाहे कमल हसन बोले, चाहे विपक्ष बोले, क्या उसमें बदलाव आ जाएगा? ये हमको देखने की जरूरत है। 22 जून तक जयराज और बिनिक्स का पखाना, पेशाब सब बंद हो गया। पेट फूलने लगा, खाना बंद हो गया। जेल के अधिकारी अस्पताल ले गए। 8:30 बजे बिनिक्स की मौत हो जाती है। उसके 12 घंटे बाद 23 जून को 8 बजे सुबह पिता जयराज की मौत हो जाती है। इसी थाने से, यानी सांताकुलम थाने से 13 किलोमीटर दूर पुलिस महेंद्रन को इतना मारती है कि वो दम तोड़ देता है। महेंद्रन के भाई पर हत्या का आरोप था, वो फरार था, लेकिन पुलिस ने उसकी करतूत की सजा महेंद्रन को दी और इस कदर मारा कि कुछ दिनों के बाद वो जिंदा नहीं बच सका। इसी सांताकुलम थाने का ये रिकॉर्ड है। तमिलनाडु के अखबारों में इस बात की भी चर्चा है, जब पुलिस जयराम और बिनिक्स को लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गई तो क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये नहीं देखा कि बाप और बेटे की हालत इतनी खराब है, उनके शरीर से खून बह रहा है। ये भी रिपोर्टिंग है कि पुलिस के लोगों ने बाप बेटे को घेर लिया। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भूमिका को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। कोर्ट ने भी कहा है कि जो जुडिशियल जांच की व्यवस्था की गई है उसमें पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। इसे कहते हैं पुलिस का अहंकार। तो सीबीआई को भी देकर या दे देने के बाद भी क्या इंसाफ हासिल होगा? ऐसी कितनी घटनाओं के बाद भी हम इंसाफ का इंतजार करते रहेंगे। ऐसी घटनाओं की होने की संभावना को हम कम से कम या मिटाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते हैं? Many are also raising questions about the role of the magistrate who remanded these two men, reportedly without meeting them, because the police kept these two men in a van, in a vehicle, claiming that it's COVID season, it's not safe. If only the magistrate had exercised rule of law, applied his mind, many say, he wouldn't have allowed this arrest, because it's only a petty offense, keeping the shop open for beyond the lockdown curfew time. And this would require no arrest. And he could have also verified whether there was any police brutality. It would have been an opportunity for the men to explain what they had suffered. And many are asking that the court should also now take action on this magistrate. So several questions, unanswered questions, but at the moment, the case is all set to be transferred to the CBI. उत्तर भारत के लोग पुलिस की इन यातनाओं से बेहतर तरीके से परिचित हैं। जब एक समाज के भीतर कानून और संविधान की समझ कमजोर पड़ जाती है तो उस समाज के भीतर के लोग फर्जी एनकाउंटर की गाथाओं पर तालियां बजाने लगते हैं, नेता की वाहवाही करने लगते हैं और ऐसे लोगों की तालियों के दम पर नेता अपना सीना फुलाने लगते हैं कि उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। उससे संबंधित सवालों का जवाब देने की जरूरत वो किसी को नहीं समझते हैं। फरवरी 2017 में मुझसे मिलने अशोक की मां और बहन आई। प्रवेश के पिता महेंद्र सिंह आए और जसबीर का भतीजा भी। 1996 के साल में दिवाली के 2 रोज पहले
पुलिस ने अशोक, प्रवेश, जसबीर और जलालुद्दीन को उठाया और एनकाउंटर कर दिया। अखबारों में छपवा दिया गया कि हथियार के साथ अपराधी पकड़े गए हैं और एनकाउंटर कर दिया गया है। इस परिवार ने 20 साल अपने बच्चों के इंसाफ के लिए मुकदमा लड़ा है। 20 साल। सीबीआई का वो अफसर भी कर्तव्यपरायण रहा होगा। उसने अपनी जांच में इंसाफ किया और पाया कि जिन 4 युवकों को एनकाउंटर किया गया वो बदमाश नहीं थे। इनका एनकाउंटर प्रमोशन के लिए किया गया था। ये 15-15, 16-16, 17 साल के, ये 20 साल के, कहाँ से बदमाश हो गए? कब बदमाश हो गए? ये 15-16, 1400 की नौकरी करने वाले, चादर प्लेटफॉर्म में चादर छापने वाले, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। ये 20 साल का बहुत लंबा समय रहा। आईबी, सीआईडी, सीबीआई जांच सब हो गया है। अपराधियों को तो सर वो पालते हैं वो लोग, सजा तो इनको इन लोगों को मिलती है। हम इतना लायक नहीं थे कि हम इतनी लंबी लड़ाई लड़ जाएंगे। सबको ये था कि गरीब आदमी ये लड़ाई लड़ने और एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। जो था हमारा वो तारीखों में इधर उधर आना जाना सब कुछ, मकान तक बिक गए, हमारी घर भी बिक गया। घर भी बिक गया हमारा। नहीं जी, हमें तो उम्मीद यूँ ही बस जब तक हमारा साथ चलेगा हम तो लड़ेंगे ही। पुलिस वालों ने तो खूब जोर दिए जी मेरे पे। हाँ। 15 लाख ले ले, 10 लाख ले ले। मैंने पैसा नहीं लेने को बिल्कुल, मेरे तो लड़का मरा और पैसे ले लूँ। तारीख नहीं छोड़ी, इसके पिताजी चले गए। हाँ। दिन रोज तारीख लगी, दिन रोज तारीख पाएंगे। हर तारीख पे गई। हर तारीख पर दिन रोज। तो ये नौजवान बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत के मार दिया गया। उठाकर पुलिस वाले उठाए और इसे 3 साल की बेटी थी। 3 साल की इसकी बेटी थी। खिलौना को ला दे, मुझे दिखाओ, मैं भी ना खाई तो। अच्छा ठीक। अरे मेरे बच्चे, ठीक है माता जी। भैया मेरे भैया को ला दे रे। इनका तो एक ही था लड़का, 3 बहनें हैं, अकेला ही था। ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर इसके बाद रुक गया। एनकाउंटर आज भी हो रहे हैं, टॉर्चर की खबरें आज भी आ रही हैं। एक ऐसे देश में जहां का मीडिया इतना डरपोक हो कि कुर्सी पर बैठा नेता नाराज हो जाएगा, इसलिए वो एनकाउंटर की खबरों की पड़ताल ही नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की घटनाओं पर नेहा दीक्षित और अन्य चंद रिपोर्ट के बाद मुख्य धारा की मीडिया ने अपनी सुविधा के हिसाब से इन खबरों से आंखें बंद कर ली, मुंह मोड़ लिया। 1991 की एक घटना है। यूपी के पीलीभीत में बस से उतारकर 10 सिखों को मार दिया गया, आतंकवादी बता दिया गया। 25 साल यह मुकदमा चला था। मारने वाला मारकर चला गया। बेशक 57 पुलिस वालों पर मुकदमा हुआ, जिनमें से 10 ट्रायल के दौरान ही दुनिया से चले गए। 47 पुलिसकर्मियों को सजा हुई। एक स्थानीय अखबार में खबर छपी थी कि बस में कुछ सिख परिवार तीर्थयात्रा पर निकले हैं, जिनमें से कुछ आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने एक बस को पकड़ा। इनमें औरतें भी सवार थीं। 12 जुलाई 1991 की रात बस पीलीभीत से गुजर रही थी। बस को रोका गया, मर्दों को उतारा गया। इन सभी को 3 अलग अलग एनकाउंटर में मार दिया गया। एनकाउंटर और टॉर्चर ये सिस्टम के तो पार्ट है ही, समाज का भी हिस्सा है। जनता के ज्यादातर वर्ग को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वर्ग दूसरे वर्ग से अपना हिसाब बराबर करने के लिए धर्म और जाति के आधार पर पुलिस का सहारा लेता है, पुलिस को सपोर्ट करता है और इस आधार पर बने माहौल का फायदा उठाते हुए पुलिस अपना हाथ साफ कर लेती है। इसी 26 जून 2020 को नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर ने एक सालाना रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में 2019 में टॉर्चर से हुई मौत के ऊपर सारे आंकड़े दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में 1731 लोगों की कस्टडी में मौत हुई, जिसमें से 1606 मौतें जुडिशियल कस्टडी में हुई, जबकि 125 मौतें पुलिस कस्टडी में। 2019 में हर दिन औसतन 5 मौतें कस्टडी में हुई हैं। पुलिस कस्टडी में जो 125 मौतें हुई हैं, उनमें से 93 मौतें टॉर्चर से हुई हैं। सबसे ज़्यादा 14 उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु और पंजाब में पुलिस कस्टडी में 11-11 लोगों की मौतें हुई, बिहार में 10, मध्य प्रदेश में 9, गुजरात ओडिशा में 7-7। पुलिस कस्टडी में जो 125 लोगों की मौतें हुई हैं, उसमें से 75 लोग यानी 60%
गरीब घर से हैं, 17 लोग आदिवासी और दलित हैं, 15 मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 2009 से लेकर 2018 के बीच पुलिस कस्टडी में 982 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 300